राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो नया सेमेस्टर का सिस्टम आया है उसमें एमए के प्रथम सेमेस्टर या सत्र के तृतीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और पिछले कुछ सत्रों में हमने तुलसीदास जी, विद्यापति जी, उनके बारे में बातें की थी। इधर बिहारी के बारे में चर्चा चल रही है। और जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में इसकी चर्चा की, बिहारी का विषय है श्रृंगार। और श्रृंगार मैं समझता हूँ एमए के जो विद्यार्थी होते हैं उनकी आयु के, उनकी वय के, उनकी जो उम्र होती है उसके लोगों के लिए संभवतः सबसे जो रुचिकर विषय होता है वो, क्योंकि जीवन की एक विशेष स्थिति होती है। वो व्यक्ति साधारणतः 21-22 साल का हो रहा होता है और 22-23, 21 से 24 या जो भी समझिए आप। और इस समय में ये जीवन का एक ऐसा काल होता है जिसमें अलग अलग व्यक्तियों का अलग होता है, लेकिन लगभग माना जा सकता है कि इस काल में सभी लोगों को श्रृंगार रस में। और श्रृंगार रस होता क्या है इसके बारे में इनमें चर्चा की है, एक बार थोड़ा सा देखते हैं। श्रृंगार रस का अर्थ होता है, आज की भाषा में हम उसको कहते हैं रोमांस, अंग्रेजी में रोमांस कहते हैं। तो रोमांस जो होता है वो रोमांस ही होता है, उसमें मतलब रोमांस और सेक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। रोमांस जो होता है वो मन के भाव अधिक होते हैं। क्या आप मन में अनुभव कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा आपको चाह रहे हैं, वो सारी बातें श्रृंगार का विषय होती हैं। तो क्योंकि इन सब की परिणति भले ही शारीरिक संपर्क में हो, लेकिन और कभी कभी नहीं भी होती, तो भी रोमांस जो होता है या श्रृंगार होता है वो आपके मन को एक विशेष अवस्था में रखता है। विशेष अवस्था से अर्थ क्या है? जैसे कहते हैं ना कि आपको कहते हैं, कई बार कहा जाता है कि आपा खो दिया। तो आपा जो खो देने की स्थिति होती है मनुष्य की, उसमें वो इस अवस्था में काफी अधिक होती है। तो अब क्या किया जाए भाई? तो बिहारी जो है इसके बड़े लीडर हैं, नेता हैं। बिहारी, घनानंद के बारे में अगले सत्रों में हम पढ़ेंगे। बिहारी अलग प्रकार के नेता हैं और घनानंद अलग प्रकार के नेता हैं, और वो विद्यापति अलग प्रकार के नेता हैं। लेकिन इन सबके गुरु कौन है? वो संस्कृत के कालिदास जी। लेकिन यदि आपको संस्कृत नहीं आती, आपने ठीक से नहीं पढ़ी, वैसे अभी भी मौका है, आपको संस्कृत पढ़नी चाहिए, क्योंकि श्रृंगार रस का जो आनंद कालिदास जी के पास है वो और लोग नहीं उस स्तर पे नहीं पहुंच पाए। उत्कृष्टता, जो मतलब बात को कहने का एक विशेष प्रकार, और जो कि आपको बड़े, ये जो मनुष्य होता है वो उसको एक उसके अंदर बहुत सारे आयाम होते हैं, डायमेंशंस होती हैं। आयाम का अर्थ होता है एक ही व्यक्ति में अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग दृष्टिकोणों को रखने की क्षमता, और वो भी संभावनाएं। आयाम का यहाँ मुख्यतः अर्थ है संभावनाएं। कैसे जैसे आयाम के विषय में मुझे एक याद आता है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, वो जमींदार तो हैं ही, तो उनकी जो रियासत है, जो जगह है, वो उसको चलाने का, उनको देखने का काम तो रहता ही है। लेकिन वो एक बड़े उत्कृष्ट कवि भी हैं। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा गीतांजलि। गीतांजलि एक ऐसी कविता है जो आध्यात्मिक कविता है, सांसारिक कविता नहीं है। और गुरुदेव इतने मजेदार हैं कि गुरुदेव ने संगीत, अपने तरह का संगीत बनाया। चित्रकारी में उनका चित्र भी बहुत प्रसिद्ध हैं। और ये सारी चीज़ें उन्होंने अलग अलग उम्र में जाके की। कहते हैं कि जो चित्र और संगीत वगैरह बहुत अधिक उम्र में जाके की उन्होंने, लगभग 80 वर्ष की आयु तक जीवित रहे थे। तो उन्होंने बड़े अलग अलग प्रकार के काम किए। इसी में एक और बात आती है, एक रिचर्ड फाइनमैन करके अमेरिका के भौतिकविद हुए, फिजिसिस्ट। उनका क्या है
कि रिचर्ड फेनमैन के जो फेनमैन लेक्चर्स हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, और ये जो प्रसिद्ध लेक्चर्स हैं वो ये फेनमैन साहब वही हैं जिन्होंने ओपेनहाइमर के साथ वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो एटॉमिक परमाणु बम बनाया गया था उसमें भी ये लगे हुए थे, उसमें भी कर रहे थे। तो इतने पुराने वैज्ञानिक हैं, लेकिन उनके बारे में कहा क्या जाता है कि उन्होंने करीब 60-65 साल की उम्र में जाके अलग से दोबारा चित्र बनाना सीखा और बड़े अच्छे चित्र बनाए। तो ये सब बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सब बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहारी उनका, अगर हमें किसी रचयिता कृतित्व का तो उसको समझना है तो थोड़ा सा उसके इधर उधर की चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि भाई और क्या है। जैसे होता है ना कि बाजार में जाते हैं, कोई सामान लेते हैं हम तो मोल भाव करते हैं कि भाई 4 जगह देखते हैं कि अच्छा कहाँ सही मिल रहा है, क्या मिल रहा है। उसी प्रकार अगर हम कवियों के बारे में सोचें तो वो उसका थोड़ा सा अलग प्रकार का आनंद है कि वही कौन सा कवि किस प्रकार लिख रहा है और क्यों लिख रहा है, ऐसा वो भी एक बड़ी मज़ेदार बात है। तो हम जो है यहाँ ये देख रहे हैं कि बिहारी ने क्या लिखा, और बिहारी की उनका, अच्छा बिहारी के बारे में एक बात और भी ध्यान रखनी है हमें कि श्रृंगार रस के लिए इनके पास सामग्री बहुत सारी है। कैसी? एक तो बहुत कम उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, कहते हैं 14-16 साल की उम्र में ही, और जब तक जीवित रहे तब तक लिखते कविताएं, दोहे बनाते रहे। 700 दोहे बनाए, सतसई कहलाती है बिहारी सतसई, 700 दोहे। और उन 700 दोहों के लिए 1595 या 93 के आसपास इनका जन्म हुआ है, और 1658 या 63 ऐसे कभी जाके इनका देहांत हुआ है। तो आप ये समझिए कि लगभग 70 साल इन्होंने की उम्र इन्होंने पाई है, और 70 साल में इन्होंने बहुत सारी 700 दोहे लिखे हैं। तो अगर 15-20 साल की उम्र से मान लीजिए तो 50 साल में 700 दोहे लिए हैं। तो समय लिया है, कोई जल्दी नहीं की इन्होंने। और लेकिन आप ये जल्दी नहीं ली, समय नहीं लिया, इसका क्या अर्थ हुआ, क्यों? तो इसका अर्थ इसलिए है क्योंकि जब कोई कवि, और इस बारे में मैं पहले भी शायद इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि आप स्वयं सोचिए कि मुझे कोई एक दोहा लिखना है श्रृंगार रस का, या जिसकी जो भी रस आपको पसंद है, तो आप सोचिए कि उसकी रचना की प्रक्रिया में आप कैसे कैसे मनोभाव आपके बदलते हैं। पहले तो विचार आता है, फिर शब्द ढूंढते हैं, फिर शब्द मिलते नहीं हैं, फिर विचार बदल जाता है, फिर विचार में ट्विस्ट आ जाता है, बहुत कुछ होता है। तो वो सब कुछ जो कुछ होता है वो बिहारी को भी होता था, ऐसा तो है नहीं कि अकेले हमको ही हो रहा है। अब ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम इनके दोहों का अर्थ समझेंगे तो थोड़ा सा उनका ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ और क्या कर रहे हैं। तो ये कहते हैं, पहला दोहा है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की जाही पर श्याम हरित दुति होए। अब देखिए, ये एक ही दोहे के अलग अलग लोग, अलग अलग बुद्धि के, अलग अलग मन के लोग अलग अलग अर्थ लगा सकते हैं। और ये भी संभव है कि उनको वो उन्होंने वो बिहारी कुछ और भी सोच रहे हो सकते हैं, हम में हो सकता है हम में से कोई उन्हें समझ पाया कि क्या सोच रहे थे। लेकिन जो एक अनुमान लगाया जाता है वो ये है, क्योंकि ये पहला दोहा है तो कहा जाएगा कि भाई मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है। जबकि एक बात सोचिए आप, दोहा ऐसा तो है नहीं कि जब वो बिहारी ने लिखा होगा तो सबसे पहले जो है उन्होंने 15-16 साल की उम्र में सीधा उनको मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए। क्या आपको भवबाधा हरने की, आप भी 20-22-23 साल के हैं, क्या आपको भवबाधा की चिंता है? नहीं है। तो ये सब समझ में आता है कि ये दोहा कभी बाद में लिखा गया। ये बात व्यक्ति को समझ में आनी शुरू होती है 45, 50, 55 ऐसी उम्र में जाके, पहले नहीं आती। पहले हम सभी अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं, इतने उसकी समस्याएं, उसके आनंद में इतने मग्न होते हैं कि हमारे पास सामान्यतः स्थिति नहीं होती। सब लोग शंकराचार्य नहीं होते, और बिहारी तो नहीं है। तो ये कहना कि ये पहला दोहा होगा थोड़ा मानना मुश्किल है। ये बाद में संकलन बनाया गया, उसमें किसी विद्वान व्यक्ति ने इसको ऐसा बता दिया है। अच्छा है, हमारे समझने के लिए अच्छा है, हमें कोई परेशानी नहीं। तो ये कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। कहते हैं कि भाई राधा नागरी, राधा जो है
वो कहते हैं कि राधिका जी जो हैं वो मेरी भाव बाधा हरें। और क्यों हरें? कह रहे हैं जा तन की झाई परे, जब उनके जिनके धन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। अब से सोचिए, यहाँ पर कल्पना कीजिए, चित्र कीजिए कि श्याम कहीं बैठे हुए हैं यमुना के तट पे या कहीं भी बैठे हुए हैं। ये बिहारी की कल्पना है, आप अपनी कल्पना अपने हिसाब से और अधिक लगा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। परीक्षा में मत लिखिए, लेकिन कम से कम सोचने में तो कोई परेशानी नहीं है। तो कल्पना क्या है कि श्याम जो है बैठे हुए हैं कहीं, और पीछे से राधा आती हैं, तो उनकी झलक, उनकी जो परछाई है वो श्याम को समझ में आती है और श्याम का मन प्रसन्न हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। एक तो बात, एक अर्थ तो ये हो जाता है। देखिए कह रहे ना, अब यहाँ नीचे देखिए अर्थों में देखिए, यहाँ अलग अलग लिखे हुए हैं, कहीं प्रसन्न हो जाते हैं, कहीं प्रसन्न हो जाते हैं। एक और भी बात है, अब इसको अलग तरीके से भी देख सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई वो राधा की बात तो है, लेकिन जो राधा के हृदय हैं श्याम, वो जो है उनकी झलक मुझ पर पड़े, उनकी परछाया मुझ पे पड़े, तो मेरा मन प्रसन्न हो जाए, शुद्ध हो जाए। ये उसी बात को एक दूसरे स्वभाव वाला व्यक्ति उसको ऐसे सोचेगा। अब ये बात मैंने पहले जो दोहे में इसलिए कही क्योंकि शब्दों के अर्थ अलग अलग निकाल के हम अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। और ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात होती है कि इसी दोहे में, अब ये मैंने तो दो कहे, कोई और विद्वान व्यक्ति होगा तो और अलग अलग बात बता देगा, लेकिन आपको ये देखना है कि आप इसका आनंद कितने प्रकार से, कितने स्तरों पे ले पाते हैं। और जैसा हमने समझा कि ये जो स्तरों पे लेने वाली बात होती है, एक ही बात को अलग अलग स्तर पे लेने की, उसका एक और शब्द भी होता है, उसको कहते हैं आयाम। आयाम का अर्थ होता है कि जैसे एक होती है रेखा, उसका एक ही आयाम है, क्या है, एक केवल लंबाई में जा रही है। फिर रेखा के बाद एक होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। और क्षेत्रफल के बाद तो ये दूसरा आयाम हुआ, लंबाई भी है चौड़ाई भी, दो आयाम हो गए। और जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मिल जाती हैं तो तीन आयाम हो जाते हैं, उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल। तो इसकी बात क्या हुई? अरे भाई, अगर आपको कोई चित्र एक ही लाइन में देखना हो, एक ही रेखा में देखना हो तो कितना समझ में आएगा, लेकिन अगर चित्र कागज पे बना होगा जैसे इसमें लिखा हुआ है, दिखा है, तो कुछ और समझ में आएगा। और वही चित्र जब 3 आयामों में हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में, तो उसका आनंद कुछ अलग हो जाएगा। वही बात बिहारी या किसी भी कवि जो अच्छे कवि होते हैं उनकी कविताओं पे लगती है, कई आयाम होते हैं। तो ये एक पहला दोहा हुआ। चलिए अब अगला दोहा देखते हैं। ये दोहा में, और सारे दोहे देखता हूँ क्या करते हैं, लेकिन सारे दोहे जरूरी नहीं कि पढ़े जाएं। पहले ये देखते हैं, शनिकाल चख जख लगन उपज्यो सुदिन सनेव, क्यों न नृपति है भोग वय लय सुदेश सब देव। शनि जो है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिहारी, देखिए ज्योतिष हमारे यहाँ आज भी बहुत, और जो नायक नायिका होते हैं उनके लिए ज्योतिष बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? ज्योतिष नहीं तो वो हमेशा इसी चिंता में रहते हैं कि मिलना होगा कि नहीं होगा। अगर ज्योतिष अनुकूल नहीं होगा तो फिर कहाँ मिलते हैं। तो क्या कहते हैं कि देखो, दूती नायिका के मन में, जो नायिका है उसके लिए, उसकी जो सहेली है वो कह रही है, नायक से मिलने को प्रेरित कर रही है। कहती है कि तुम्हारे जो चक्षु रूपी मीन में जो आंखें हैं वो मछली की आकार की होती है ना, तो उनको बड़ी सुंदर आंखें कहते हैं। तो कहते हैं मछली की जो आकार की तुम्हारी आंखें हैं उसमें काजल लग जाने से बहुत अच्छा सुंदर अवसर बन गया है। मतलब तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और तुम बहुत सुंदर लग रही हो तो अब क्या हुआ है, और ये सुंदरता क्या है, तुम्हारे मन में एक विशेष भाव आ गया है, और इस भाव को लेकर
जो ये तुम्हारा जो तुम्हारे मन में जो स्नेह है, भाव, स्नेह का भाव आया है, उसके लिए तुम किसी नायक, मतलब नायक से मिलने का कोई प्रयत्न क्यों नहीं करते हो? अब सोचिए, मतलब एक तो वैसे ही नायिका के मन में कैसे कैसे भाव आते रहते हैं, ऊपर से सहेलियां ऐसी हैं। और ये इन कहानी, इन दोहों को पढ़ने के समय हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि क्या लोग बाग कैसे कैसे ये बार बार बिहारी को समझते चलिए, नहीं तो होगा क्या कि आप इसका आनंद इतना अधिक लेने लग जाएंगे कि आप परीक्षा को ही भूल जाएंगे, ये अपने विषय को भूल जाएंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए अब यहाँ विशेष क्या बातें हैं जो उन्होंने बताई हैं, देखनी चाहिए हमको। कहते हैं बिहारी को कुछ ज्योतिष पता था, अच्छा है, समझ में आ रहा है। दूसरे में कहते हैं कवि ने मुग्धा नायिका के नेत्र सौंदर्य का वर्णन किया है। शास्त्रीय दुरूहता के कारण भाव सौंदर्य के विकास में बाधक हुआ है। अब शास्त्रीय दुरूहता कब ज्यादा हो गई है, पता नहीं ऐसी शास्त्रीय दुरूहता कर दी इन्होंने कि वो काजल कहाँ लग रहा है और ज्योतिष आ रहा है, तो थोड़ा ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गया, थोड़ा ज्यादा बौद्धिक हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा भाव जो सौंदर्य है थोड़ा कम हो गया है। आगे के दोहों में आप देखेंगे किसी किसी में इतनी समझने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता, अपने आप ही आनंद आता है। लेकिन इसमें ये अलग बात है कि इस प्रकार के दोहे में जिसमें समझने का आनंद उठाना पड़ता है, उसमें जब समझ में आता है तब उसका आनंद और अधिक आता है। तो क्या कह रहे हैं कि देखिए, सोच के देखिए कि जो नायिका है, उसकी सहेली है, वो क्या कर रही है, इंजेक्शन लगा रही है, ट्रिगर कर रही है, उकसा रही है नायिका को, उसके मन में ऐसे भाव ला रही है जिससे क्या, और कैसे भाव ला रही है, कह रही इतने सुंदर सज धज के तुम मतलब उसको वेस्ट क्यों कर रहे हो, उसको जाने क्यों दे रहे हो, थोड़ा नायक को, थोड़ा अपने हीरो से, नायक से भी मिलो। तो ये इस प्रकार की बिहारी की दोहा है। अब अगला दोहा देखते हैं हम लोग। अच्छा, देखते हैं। तो ये वाला जो दोहा है, इसको ये पहले दोहा पढ़ते हैं, उसके बाद एक चित्र मैं आपके सामने दिखाता हूँ, पेश करता हूँ, तो आप सोचिए कि आपको लगता है क्या समझ में आता है, ये बिहारी है कि कौन और कोई और है। नहीं, बिहारी जैसा कोई और कौन है। तो जुवति जोन में मिल गई, नैक न होती लगाए, सौंधे के डौरे लगी, अली चली संग जाए। सुनने में ब्रज भाषा है तो थोड़ा सा मधुर भी लगती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको बात को थोड़ा समझते हैं क्या कह रहे हैं। जुवती जोन में मिल गई, तो जुवती मतलब युवती। अच्छा, यहाँ पर आपको ये जो दोहे होते हैं या इस प्रकार की भाषा होती है, इसको ये थोड़ी कूट भाषा होती है। आजकल के ज़माने में उसको कहते हैं इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्ट का मतलब होता है छुपा दी गई, और डिक्रिप्ट का मतलब छुपे हुए को खोल दिया गया। तो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट ये कंप्यूटर की दुनिया के शब्द हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं आजकल के ज़माने में जो लोग वीपीएन चलाते हैं अपने फ़ोन पे, उनको पता है वीपीएन में यही होता है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो ये क्या है, ये कैसे भाषा कैसे छुपी हुई है, उसमें से कैसे ढूंढ के निकालना है, उसके आनंद है। क्या है, जुवती जोन में मिल गई। जुवती मतलब युवती, जोन मतलब चुनाई, जोन युवती जो है चांदनी, युवती और चांदनी दोनों मिल गई हैं। कैसे मिल गई, नैक न होती लखाई, दोनों में अंतर ही नहीं पता चल रहा क्या है, कौन कौन है। सौंदे के डौरे लगी, अली चली संग जाए। जो सुगंध के, अब देखिए जो नायिका है, पहले इसका अर्थ बताता हूँ फिर वापस इसके शब्दों पे आएंगे। तो जो ये कवि ये कहना चाह रहा है कि नायिका वो सफेद जो साड़ी या जो भी पहना हुआ है उसने, कपड़े पहने हुए हैं उनके कारण, और खाली सफेद साड़ी नहीं है, वो युवती इतनी गोरी है, इतनी गौरांगना है कि वो रात के समय में, चांदनी की रात में युवती का गोरापन और चांदनी आपस में ऐसी मिल गई हैं, और संभवतः उसके पास कपड़े भी ऐसे होंगे कि जिससे और भी सब एक जैसा मिल जाता है। तो हो क्या रहा है कि वो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ युवती है और कहाँ चांदनी में छुप गई है। तो लेकिन पता कैसे लग रहा है
कि भाई ये युवती जा रही है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो वो उसकी सुगंध से, उसके उसके शरीर से जो स्वाभाविक सुगंध आ रही है, उसके कारण भंवरे वो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, और भंवरे और उसकी सखी जा रही है, इसलिए पता चल रहा है कि ये युवती है, नायिका है। नहीं तो ये पता लगता कि वो तो चांदनी में खो गई। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन आप इस चित्र को देखिए। अब थोड़ा सा हम आगे के समय में आते हैं, संभवतः आज भी कोई पिक्चर होंगी, लेकिन एक पुरानी पिक्चर आई थी लगभग 1980-81 के समय में। उसमें राज कपूर जी ने एक मंदाकिनी करके एक हीरोइन थी, उनको लिया था, और उनको लेके एक स्नान का बड़ा जबरदस्त, बड़ा सुंदर, बड़ा मनोरम दृश्य बनाया गया था। और उस स्नान में भी वो मंदाकिनी बहुत गोरी है, अब पता नहीं आजकल कितनी गोरी है, लेकिन तब बहुत, पिक्चर में तो बहुत गोरी थी। और साथ ही साथ उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई और झरने में नहा रही हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ पानी की का जाग है, कहाँ उनकी सफ़ेद साड़ी है, कहाँ उनका गोरा रंग है, और कहाँ वो है। तो अकेले बिहारी नहीं, राज कपूर जी भी कम श्रृंगार रस वाले नहीं हैं। उनके अगर श्रृंगार रस का आनंद लेना तो राज कपूर जी को बहुत, उनकी बहुत पिक्चरें ऐसी बनी हैं, वो पूरे में श्रृंगार ही श्रृंगार है। आप एक श्रृंगार का आनंद लेना तो राज कपूर जी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब ये दूसरा एक दोहा हुआ, और आगे चलते हैं। अब देखिए, अब ये थोड़ा सा, वो जो दोनों पहले दोहे थे वो यूँ कहिए कि नौजवान नव युवतियों के लिए थे। अब ये थोड़ा सा बाद की उम्र के लोगों के लिए है। कैसे? पिय बिछड़न को कहो दुसह दुख, हरस जात प्यवसार, दुर्योधन लौ देखयति तजत प्राण एह बार। अब ये देखिए कैसा मज़ेदार यहाँ पर उन्होंने कहाँ की बात कहाँ मिलाई है, लेकिन कवि का है, कवि का मजा आनंद है, कवि कहाँ के मिला दे। सोचिए क्या कहता है, कहता है पिय बिछड़न को दुसह दुख, पिया से बिछड़ने का दुसह दुख हो रहा है। हरस जात प्यवसार, लेकिन पिता से, प्यवसार मतलब पिता के घर जाने का या माँ के घर जाने, मायके जाने का बहुत हर्ष भी है। तो ये अब विवाह के बाद, कुछ समय के बाद, जब पत्नी या महिला जो है अपने पिता के घर जा रही है, तो क्या हो रहा है, मध्या नायिका अपने मायके जा रही है, तो उस समय क्या हो रहा है, उसको घर जाने का बड़ा हर्ष हो रहा है कि जाएंगे, पिता से मिलेंगे वगैरह, घर के लोगों से मिलेंगे। लेकिन जैसे नया नया विवाह होता है तो उतना आपस में आकर्षण, उतना प्रेम, उतना मोह नहीं होता है। लेकिन जब थोड़ा समय गुजर जाता है तो वो मोह भी बहुत एक अलग प्रकार का मोह हो जाता है। तो क्या होता है, क्या वो न तो पति को छोड़ना चाहती है, पति को छोड़ने का दुख हो रहा है और मायके जाने का सुख हो रहा है। ठीक है, और ये तक तो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने मिलाया किससे, जरा वो देखिए अगली लाइन में। अगली लाइन में कहते हैं दुर्योधन लौ देखयति तजत प्राण एह बार। भाई ऐसी समस्या है, दुर्योधन को एक श्राप मिला था कि जब उसको हर्ष और शोक दोनों एक साथ होंगे तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब सोचिए, तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नायिका की, मध्या नायिका की दशा ऐसी है कि वो सुख और दुख में ऐसी उतरा रही है, डूब उतरा रही है कि ऐसा लग रहा है कि दुर्योधन जैसी स्थिति हो जाएगी कि अब इतना सुख दुख एक साथ मिल गया है, कहीं प्राण ही न चले जाए। क्या मिलाया है। तो ये, लेकिन ये बिहारी की खासियत है। अब देखिए और आगे देखते हैं, ये वाला और आगे देखते हैं। चलिए, इसमें ये भी अच्छा है, ये हाँ, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे है? लाग्यो सुमन भय लाग्यो सुमन भय है, सफलु आतप रोष निवार, बारी बारी आपनी सींच सुहृदा बारी। अब सोचिए, हमने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात की थी, चुपचाप इशारे में बात की थी, तो वो इशारों में बात होगी टाइप के गाने भी बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्यों होते हैं? क्योंकि क्या होता है कि अधिकांश प्रेम प्रसंगों में, श्रृंगार के प्रसंगों में ऐसी बात कही जाती है कि नायक या नायिका या लड़का और लड़की, उनके नेत्र मिल गए और वो दुनिया को किसी को पता चलता नहीं है, वो दोनों लोगों को पता लग जाता है कि कुछ हुआ, दोनों पार्टी को पता चल जाता है कि कुछ हुआ।
अब ये जो होती है स्थिति, इसका इसका एक उदाहरण और भी है। और पहले मैं उदाहरण बताता हूँ, फिर आपको इस दोहे पे लाते हैं वापस। एक मारियो पुजो करके एक अमेरिका के राइटर हुए, उन्होंने, उनकी बहुत ही फेमस किताब है गॉडफादर, और वो है माफिया पे। और इतनी ज़्यादा फेमस किताब है कि उस किताब के कारण न जाने कितनी पिक्चरें, कितने टीवी शो और आज भी जो बनते हैं वो सब बने उसके कारण। उसमें जो मारियो पुजो की जो नॉवल है, उसमें ओरिजिनल तो डॉन विटो कॉर्लियोनी है, जो जिसके कारण वो पूरा माफिया का परिवार माफिया बनते हैं। पर उनका लड़का है माइकल, वो एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसको भागना पड़ जाता है अमेरिका से, और वो जाता है इटली। उसको इटली में छुपा देते हैं। इटली में भी कहाँ, सिसिली में छुपा देते हैं। और सिसिली में क्या होता है कि वो कहीं जा रहा होता है, अब मुझे ठीक से याद नहीं कहाँ पर है, लेकिन किसी जगह पे एक ऐसे कहीं जा रहा होता है, और वहाँ उसको कोई के या दूसरी लड़की का नाम मुझे याद नहीं है, वो दूसरी लड़की दिखती है। और उसके बाद वो मारियो पुजो, जो कि माफिया की नॉवल है, जिसमें पूरे समय ऐसी बातें होती हैं जो कि जिनका कोई, जो सामान्य लोगों के लिए काम की नहीं है, वो एक शब्द का प्रयोग करता है। वो कहता है थंडर बोल्टेड। थंडर बोल्टेड का मतलब होता है बिजली गिर गई। तो माइकल के दिल पे, हृदय पे बिजली गिर जाती है, ऐसी हालत हो जाती है उसको, नायिका को देख के, जो वहां पर उसको लड़की मिलती है। और ये भी तब है जब माइकल की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है अमेरिका में, उसको छोड़ के गया है। तो सवाल ये है कि यहाँ पर माइकल क्यों आया? भाई माइकल इसलिए आया कि दो बिल्कुल आंखों से कहाँ बात हो जाए पता चलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और हो रही है। यहाँ बात शब्दों में हो रही है। कैसे हो रही है? लाग्यो सुमन है सफल हूं। देखिए, लाग्यो कह रहे हैं जो पौधा आपने लगाया था, जो फल लगाया था, उसमें सुमन मतलब फल, है सफल, वो सफल हो गया है। और कह रहे हैं कि आतप रोष निवार, तो कह रहे हैं रोना पीटना बंद करो, और जो गुस्सा है, रोष है, उसको छोड़ो, जो हटा देगा या छोड़ दो। क्यों? कह रहे हैं बारी 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 बारी, पहली बारी का मतलब है बालिका, और दूसरी बारी का मतलब है जो उद्यान है। और आपनी सींच सुहृदा बारी, तो बारी यहां पर तीसरी बारी का मतलब है सरस्वती जी। अब जरा आनंद देखिए कैसे उन्होंने बनाया है पूरा ये दोहा। शब्दों के खेल में व्यक्ति खो जाता है। तो आप पूरे दोहे को एक बार समझते हैं। कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा, अब ये कौन कह रहा है पहले ये समझिए। नायिका कहीं है जहां आसपास और लोग भी हैं। कौन लोग हैं? कुछ होंगे, तो उनमें से कोई माली भी है शायद। तो अब क्या कहता है, कोई उसकी सहेली आके बोलती है जो तुमने पौधा लगाया था उसमें फूल बहुत अच्छा आने वाला है। और नायिका जो कि नायक के ना आने के कारण बहुत छल्ला रही है, गुस्सा कर रही है, खींच रही है, उसको कह रही है, उसको राय दे रही है, कह रही है कि अब तुम्हें रोटना पीटना बंद करो और गुस्सा बंद करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लगाया हुआ फूल जो पौधा है उसमें फूल आ गया है। और क्या है? कहती है बारी बारी, अब जो है अपने जो प्रेम संबंध है तुम्हारा नायक से, उसको सुहृदयता, सुहृदयता का मतलब होता है प्रेम भाव से, अच्छे हृदय से, बुद्धि से उसका संचालन करके अपने, मतलब उसको जब उस बेसिकली ये कहना चाह रही है सखी कि तुम अभी तक इंतजार कर रही थी, झेल रही थी, गुस्सा कर रही थी, अब नायक आ जाएगा तो लड़ जाओगे उससे। तो डोंट वेस्ट टाइम। क्या करो? अपना सहृदय का प्रयोग करते हुए, अपने दिल को अच्छा रखते हुए, आपके दिल की क्यारी को, पौधों को सींचते हुए, उनको अच्छा रखते हुए आनंद से बात करो, झगड़ा नहीं करना। इतनी सी बात कहनी थी उनको
कि भाई तुम अभी तक झल्ला रही थी, नहीं आया ना है, कोई बात नहीं, लेकिन अब जब आ गया तो आने वाला है, उसके बारे में सूचना मिल गई तो आने वाला है, और तब तुम उससे झगड़ा नहीं करना। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये 4 लोगों के बीच में ये बात कही जा रही है, और हो क्या रहा है कि वहां पर ही कोई माली अपना बगीचा संभाल रहा है। तो उसमें बगीचे में वो कह रहा है कि भाई तुम ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बात नायिका से कही जा रही है कि माली से कही जा रही है, कि भाई तुम जरा अपना, तुम्हारा फल अच्छा तुम्हारे पौधे फूल फल अच्छे दिख रहे हैं, तो आप पानी डाल के इनको ठीक ठाक रखो। तो 2 तरीके से, 2 तरफ से एक साथ काम हो रहा है। ये अच्छे कवियों की ये भी एक बात होती है कि वो एक साथ कई बार कहते कुछ हैं और अर्थ कुछ और होता है, और कवियों की बात भी होती है। और सामान्य जीवन में तो जैसा हमने माइकल के बारे में बात की या और लोगों के बारे में आप देखेंगे, ऐसे अनुभव जब जीवन में व्यक्ति को होते हैं तभी उसको समझ में आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं ये थोड़ा सा उनका ऐसा आ गया जिसमें वो संभवतः ये बाद की उम्र में लिखा होगा उन्होंने, क्योंकि इस तरह की बातें तभी कही जाती हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, अजो तरियोना ही रहो श्रुति से वक्त एक रंग, नाक बास बेसरी लहो बसी मुकुतन कह संग। कह रहे हैं जो तरियोना होता है, कान में एक झुमका पहना जाता है जो कि उसकी लटकनें बड़ी लंबी लंबी सी होती हैं। तो उस कह रहे हैं कि जो तरियोना है वो तो कान में रहा, दूर ही रहा, और जो नाक के पास जो जैसे तरियोना जो होता है वो तो है तो कंठाभूषण, और या तो नीचे लटकने वाला या कान में लटकने वाला, दो जगह पहुंचा जाता है। लेकिन जो नाक में पहना जाता है वो व्यक्ति के ज्यादा पास पहुंच जाता है। तो इसका यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि जो लोग सांसारिक जीवन में उलझे रहते हैं उनको तो उतना फर्क, उनका तो अब फायदा होता नहीं, लेकिन जो सत्संग में लगते हैं उनको परमात्मा लाभ मिलता है, भगवान का अच्छा जीवन मिलता है। तो कहते हैं कि जो बेसर जैसा नीच, जो देखिए मनुष्य एक ही रीत से श्रुति का वेद का सेवन वेद का सेवन भी कर सकता है, श्रुति का सेवन भी कर सकता है, शास्त्र भी पढ़ सकता है, और प्रेम प्रसंग और श्रृंगार भी पढ़ सकता है। तो कहते हैं कि जो प्रेम प्रसंग श्रृंगार वाला होता है रोता पीटता रह जाता है, लेकिन जो वेद और श्रुति पढ़ता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो ये अच्छा, इनमें आपको ये करना चाहिए कि सारे अलंकारों को याद रखते हुए हर के कौन से दोहे में कौन सा अलंकार लग रहा है ये जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि धीरे धीरे पूरा आपको, मतलब ये प्रश्न में उत्तर लिखते समय ये आपको बताना बड़ा काम आता है। ये एक और देखते हैं, उसके बाद रुकते हैं, क्योंकि इनके तो बहुत सारे हैं और आप जाके पढ़ भी सकते हैं, बहुत लंबी। एक बार आपको इनको समझना आ गया तो सब कुछ बड़ा आसान हो जाता है। तो हम यहाँ थोड़ा समझ के फिर रुक जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या कहते हैं। पलन पी के अंजनु अधर धरे महावरु बाल, आज मिले सु भली करी भले बने हो लाल। तो जैसा हमने पहले भी कभी चर्चा की है, श्रृंगार में एक बड़ा श्रृंगार के उसमें ईर्ष्या जो होती, जलन, वो बड़े काम की चीज है। आप सोचेंगे ईर्ष्या क्या काम की चीज है? स्वाभाविक व्यक्ति को सामान्य तौर पे तो ये कहा जाता है ईर्ष्या मतलब जलन हो रही, मतलब कोई गलत बात, अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही बात हो रही है। यहाँ क्या हुआ है कि प्रौढ़ा जो नायिका है, अब ये स्थिति जो है, कहा जाता है कि उनके साथ जो है बिहारी के साथ वास्तव में हुई थी। मतलब कम से कम जो रंगे राखाओं की पुस्तक है वो तो कहती है शायद, और उन्होंने कहीं से देख समझ के, कहीं उनको पता लगा हुआ तभी उन्होंने लिखा है। तो वो क्या कहते हैं, पलन पी के अंजन अधर धरे महावरु भाल, अब आज मिले सु भली करी भले बने हो लाल। अब पहले इसका कारण समझते हैं, फिर उसके बाद फिर देखते हैं कि बात क्या कही जा रही है। तो हुआ क्या है कि बिहारी के साथ एक समय आया था कि वो अपनी जो पत्नी थी और जो उनको और नवयुवती उनकी प्रेमिका बन गई थी, उनके बीच में बड़ी कसमकस चल रही थी। और प्रेमिका भी बहुत सुंदर थी और पत्नी भी बहुत सुंदर थी, लेकिन पत्नी उनका उम्र बढ़ गई थी और ये
मतलब जो प्रेमिका थी वो ज़्यादा नव्य अवनाया जैसी भी थी। तो कुल मिला के बात क्या है कि ये कौन कह रहा है, जब घर पहुंचे बिहारी या समझिए पति या नायक, अब जरूरी नहीं है ये आप ये थोड़ा मैंने समझाने के लिए कहा है, मैं वहां था नहीं कि बिहारी के साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलिए लेकिन मान लेते हैं कि हो रहा है या नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम कल्पना तो कर ही सकते हैं ना इस स्थिति की, उसमें क्या दिक्कत है। तो क्या कहते हैं यहां पर, अब इस बात को देख के कि प्रौढ़ा नायिका नायक से कह रही है, कुछ कह रही है, क्या कह रही है उसको, अब मैंने ये भी एक संकेत दिया कि जलन हो रही है उसको, है ना। तो अब इन दोनों चीजों की तैयारी में इन दोनों की का इनपुट है, और आगे देखिए क्या होता है। पलन पीक, पलकों में पीक लगी, पान की पीक होती है ना जो लाल रंग का पीक, मतलब अभी रात में गया है और सुबह लौटा है तो पीक थोड़ी लगी, मतलब वो पान की पीक का जो सूखा हुआ भाग है, मतलब पलकों पे पीक दिख रही है। आज का जमाना होता तो शायद उसकी जगह हम उसको क्या कहते हैं, वो लिपस्टिक लगी है या कुछ भी जो भी और लगा हुआ, तो लिपस्टिक ही से लगेगी, आजकल तो पीक पान खाया नहीं जाता। तो पलन पीक अंजन अधर, और अधर मतलब होठों पे वो लगा है क्या, काजल अंजन, और धरे महावरु भाल, माथे पर महावर, महावर कहां लगी थी, पैर में। अब आप ये सोचिए, ये स्थिति जिस व्यक्ति के साथ रात में हुई है उसके साथ क्या क्या हुआ होगा वो आप कल्पना करिए। लेकिन यहां पर आप समझिए, पत्नी क्या कह रही है, आज अब आ गए, आज मिले सो भली करी, आ गए चल थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा किया। कह रहे हैं भले बने हो लाल, बोल रहे हैं अब आके यहाँ पर मुझे क्या भलाई दिखा रहे हो, मतलब यहाँ आके क्या बता रहे हो। सोचिए कितनी ज्यादा जलन हो रही है उसको, और स्वाभाविक है जिसके साथ ऐसा हो रहा हो उसको जलन तो होगी होगी, उसमें क्या कहने वाली बात है। लेकिन ये बिहारी के दोहों का के अलग अलग प्रकार के व्यंजन है। चलिए अब देखता हूं इसमें, और ये देखिए, ये तो कुछ और है, चलो ये देखते हैं, कौन सा देखते हैं, कोई अच्छा सा देखते हैं, कोई और देखते हैं, क्या बताया जाए आपको। ये सब तो हाँ, ये देखिए एक और भी मजेदार है, ये दो अलग अलग हैं। ये वाला जो है, पहले ये देखते हैं, ये वाला दोहा, अब ये मत सोचेगा कि बिहारी केवल श्रृंगार के ही हैं, बिहारी जो है लोक व्यवहार के भी हैं। कहते हैं कोई कौरिक संग्रह हो, कोई लाख हजार, मोह संपत्ति जजपति सता, विपत्ति विदारन हार। कह रहे हैं कोई करोड़ों के पैसे जोड़ता है, कोई लाखों जोड़ता है, कोई करोड़ों जोड़ता है, और कोई कुछ करता है, मुझे तो यदुपति, यदुपति मतलब यदुपति, यदुपति मतलब भगवान कृष्ण। तो कह रहे हैं कि वो तो मुझे भगवान मिल जाए और वो मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आगे। तो ये जो है, ये इस प्रकार की बात करें, जैसे कि होता है ना कि उस पे व्यंग है कि भाई बहुत से लोग पैसे के लिए उसके लिए उलझे रहते हैं, भगवान में ध्यान नहीं देते। तो ये एक इस प्रकार का है। दूसरा, हाँ ये एक और है, ये देखिए, कहत न देवर की कुबती, कुलती कलह डराती, पंजरगत मंजार ढिग, सुख ज्यों सूकति जाती। ये समस्या संभवतः आज के समय में मुश्किल है, लेकिन हो सकती है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि आजकल सब लोग एक पत्नीगामी होते हैं अधिकांश, लेकिन और एक परिवार में भी नहीं रहते, संयुक्त परिवार में भी नहीं रहते, लेकिन फिर भी संभव तो है। कह रहे हैं कि जो नई नवेली या नायिका है उसका जो कहते ना देवर की कुवत, देवर की कुवत, देवर जो है नायिका का, भाभी का जो देवर है वो उसके ऊपर नजर डाले हुए, मतलब उसका वो सोच रहा है कि किसी तरीके से इनके साथ कुछ हमारा कार्यक्रम बन जाए, और वो उसको मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं है, लेकिन अब स्थिति होती है। तो कह रहे हैं कि कुलतीय कलह, वो कह रही है कि अगर पति को कहूंगी कुलतीय कलह डराती, कह रही कि अगर पति को बोलूंगी, अगर परिवार में लोगों को बोलूंगी तो झगड़ा हो जाएगा। अब ये स्थिति को
ऐसी स्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति ही समझ सकता है, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो। पुरुष भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये बात पुरुषों पे भी लग सकती है कि पता लगा कि पत्नी हो और पत्नी की छोटी बहन हो और वो कुछ इंटरेस्ट ले तो फिर आदमी फंस जाए। दोनों स्थितियां हो सकती हैं, ऐसा कोई इसमें कहने वाली बात नहीं। लेकिन इनको उन्होंने जोड़ा किससे, देखिए, पंजरगत मंजार ढिग। पंजर मतलब पिंजड़ा में, पंजरगत मतलब पिंजड़े में जो तोता रहता है, मंजार ढिग, सुख, सुख मतलब तोता, मंजार मतलब वो संस्कृत में मार्जर कहते हैं बिल्ले को, बिल्ली को। तो कह रहे हैं कि जो पिंजरे में एक तोता है और बिल्ली जो है उसकी तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे में जो सुख है, तोता है, उसकी क्या हालत है, उसके प्राण अटके रहेंगे। वही हालत इस नायिका के हो रहे हैं, जिसमें उसका देवर जो है उसके ऊपर मतलब उसको सही उसके हाव भाव सही नहीं है, कुछ गड़बड़ करना चाहता है। तो ये और हुए। एक और देखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आपको छोड़ दूंगा मैं। बेसिकली यही समझना चाहिए कि ये सब कुछ जो है आपको इनको समझना आना चाहिए, डिक्रिप्ट करना आना चाहिए, इनमें क्या कहा जा रहा है और कैसे भाषा का प्रयोग। पहले जब समझ में आ जाएगा, बात समझ में आ जाएगी, तो इनके जो शब्दों के अर्थ हैं उनका आनंद कुछ अलग आएगा। फिर आपको ये सोचना चाहिए कि इसमें कौन कौन से समास या अलंकार लगे हैं, किस प्रकार का शब्द आयोजन हुआ है, किस प्रकार के कैसे कैसे भाव व्यक्त किए, कौन से शब्दों को जोड़ा गया है, क्या उदाहरण लिए गए, उपमा है, श्लेष है, इत्यादि इत्यादि। ये वाला इसमें एक बात और भी है, इसमें थोड़ा सा देखा जाए तो आजकल के ज़माने के हिसाब से पॉलिटिकली बहुत ना करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। हेरी हिंडोरे गगन तय परी परी सी टूटी, धरी दाय पे बीच ही करी खरी सी रस लूटी। अब ये देखिए, बिल्कुल कहते हैं ना कि वो शरारती दिमाग वाले हैं। कह रहे हैं, अब यहाँ चित्र क्या है, चित्र ये है, और इस चित्र के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए, परिप्रेक्ष्य समझिए। पृष्ठभूमि ये है कि सावन के महीने में या किसी और समय में नायिका जो है झूले पे झूल रही है। अब ये वो वाली नायिका नहीं हो सकती कि जो 35-40 साल की हो, क्योंकि वो वाली नायिका ऐसा नहीं करेगी। लेकिन अगर 15-16 साल की, 18 साल की नायिका होगी, 18-19 साल की, मतलब जिनको शरीर अभी जवान है और ऐसा कर सकते हैं, क्या होता है, हेरी हिंडोरे गगन तय। तो हिंडोरा जब बिल्कुल गगन पे ऊपर चला जाता है ना, झूला जब बिल्कुल ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, जब बिल्कुल ऊपर पहुंच गया तब उसका ध्यान गया हेरी हिंडोरे, ऐसी जगह हिंडोरे पे, झूले पे जब सबसे ऊपर थे हेरी, तब वहां से देखा, क्या देखा, देखते ही, इसको जरा इसी भाषा में लेते हैं। तो झूले के सबसे ऊपर वाली स्थिति में होने के समय जब नायिका रही होगी, तब उसने देखा, क्या देखा, कुछ देखा, और परी मतलब लड़की, सुंदर लड़की, और परी सी टूटी मतलब नीचे कूद पड़ी, टूट के नीचे कूद पड़ी। टूट ही बोला है लेकिन असल में वो कूद पड़ी है। तो क्या कि जब सबसे ऊंचे ऊपर रहता झूला, नीचे आके कूदे तो बात समझ में आती है, जब बिल्कुल ऊपर वाले में थे वहां से आके कूद पड़ी। क्यों कूद पड़ी, क्योंकि क्यों कूद पड़ी, उसने देखा क्या, हेरी का अर्थ है यहाँ पर देखा। उसने किसको देखा, नायक को देखा। तो वो वहां से ऊपर, झूला ऊपर गया और वहां से कूद पड़ी। वो जब वो कूदी तो नायक ने क्या किया, धरी दाई पे बीच ही, नायक ने क्या किया, उसे क्या बोलते हैं, कैच कर लिया, झपक लिया हाथों में। धरी दाए पिए बीच ही, तो नायक भी कम जोरदार नहीं है, उसने ऊपर से लड़की कूदी और उसको कैच कर लिया अपने हाथों में। तो क्या हुआ क्या कि भाई वो करी खरी रस लूटी। उसने क्यों कैच किया, उसने कैच किया कि भाई अब ये पकड़ ही लिया, तो मतलब स्वाभाविक है, बड़ी जोर से आलिंगन हो गया। तो नायक को तो आलिंगन चाहिए था, तो उसने उसको पकड़ लिया कूदते में, और देखने को ऐसा लग रहा है कि वो कूदी है तो उसको बचाने के लिए संभालने गया है। तो खैर अलग अलग बातें हैं। और ये भी है, ये भी बात है कि कवि कैसे कैसे देखता है। तो हम कई सारे देखे, आप आगे और भी देख सकते हैं।
काफ़ी सारे हैं, जैसे ये भी है वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला, इसमें भी इशारों में बात हो रही है। कहामी गरीक निवारिये कलित ललित अलिपुंज, जमुना तीर तमाल तरु मिलित मालती कुंज। पर ये भाषा कितना, ब्रज भाषा का आनंद देखिए कितना, ऐसे शब्द ऐसे जैसे लगता है मोतियों की तरह चल रहे हैं। बात इसमें इतनी कही जा रही है कि लड़की चुपचाप इशारा कर रही है नायक को कि भाई तुम जमुना के किनारे कहीं जो कुंज है जहाँ पर भौरे जाते हैं, जहाँ भौरे कौन से, दोनों तरह के भौरे, एक तो जो पक्षियों वाले भौरे होते हैं, जो जो कीड़ों वाले भौरे होते हैं, और दूसरे कौन से भौरे, जो रसिक लोग होते हैं। तो जहाँ जाते हैं वहीं, अब वो पथिक कहीं से आ रहा है तो उसको बोले तुम थकान हो गई है, तुम वहाँ आके मिलो मुझसे, वहाँ जाके आराम कर लो। उसका मतलब है कि वहाँ आके मैं मिलती हूँ तुमसे। तो इस प्रकार की बातें थोड़ा सा आनंददायी होती हैं सुनने में, उनको देखने में आनंद आता है। और स्वाभाविक बात है राजाओं को और खुर्रम को सबको बहुत आनंद आया होगा इस प्रकार का। इसके बाद आगे कुछ ऐसे भी हैं, जैसे देखिए घर घर डोलत दीन है जन जन याचत जाय, दिए लोभ चश्मा चकनु लघु पुनि बड़ो लखाई। तो कहा गया है कि भाई जो लोभी व्यक्ति है, अब ये लोक व्यवहार वाले हैं कि लोभी व्यक्ति है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, हर जगह सबसे पहले पैसा समझ में आता है, तो पैसे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। तो इस प्रकार है, ये हमने यहाँ पर अभी बिहारी को देखा, इसी प्रकार हम अब और लोगों को भी देखेंगे। अब अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक आप अब उसके बाद अगले सत्र में हम या तो घनानंद को देखेंगे अगली बार। चलिए फिर।